गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक बार पुनः मैं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम। टुडे वी हैव स्टडी बीए फाइनल क्लास। ओके, आज हम एक बार फिर से आपकी जो क्लास चल रही है, पोइट्री का सेक्शन है जो बीए पार्ट 3 में जो पेपर 1 है, उसी के अंदर हम ये हमारी जो एक और नई पोएम है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आज हम देखेंगे टू ऑटम। टू ऑटम बहुत ही खूबसूरत पोएम है। किसकी है? जॉन कीट्स की। आप सब समझते हो कि जॉन कीट्स हमारे अंग्रेजी साहित्य के अंदर सबसे कहते हैं ना कम उम्र के अंदर जो कोई आदमी अगर नाम कमाता है वो व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के बारे में बहुत कुछ बातें कही गई है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। जब भी हम कभी जॉन कीट्स के बारे में और कभी पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि ये व्यक्ति ऐसे इंसान थे जो बहुत ही कम एज के अंदर बहुत कुछ लोगों को क्या जाता है, सिखा जाता है। बहुत ही कम उम्र में किस तरह से अगर कुछ नाम कमाया जाता है वो इस व्यक्ति से सीखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो इनका जो एक कहते हैं ना कि एक जो कह सकते हैं कि जो एक इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट को लेके इन्होंने इतना काम किया कि बहुत ही कम एज के अंदर इन्होंने अपना नाम इस पोइट्री जो हमारे अंग्रेजी साहित्य के अंदर जो कविताएं होती हैं उसमें ये एक फेमस कवि के रूप में जाने जाते हैं। एक नामचीन पोइट कहते हैं हम अंग्रेजी लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का। वो कौन है? जॉन कीट्स है। ठीक है, तो हम देखेंगे आज टू ऑटम। टू ऑटम क्या है? ऑटम हमारे सीजन होते हैं, हमारे विंटर होते हैं, समर होते हैं, रेनी सीजन होता है। उसी तरह से एक ऑटम सीजन आता है, कुछ समय के लिए हमारे ये आता है, लेकिन इसके बिना अगर ये नहीं आए तो हमारे यहाँ पे जो हमारे अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। इसका एक अपने इस सीजन का एक अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि ये सीजन हमारा ऐसा सीजन होता है कि हमारे कोई भी जैसे एग्रीकल्चर के अंदर हमारे जो किसान भाई होते हैं उनकी फसलें तैयार होती हैं। तो जब तक अगर ये ऑटम सीजन नहीं आए, इसकी जो हवाएं नहीं चले, तब तक वो फल या जो फसल होती है वो किसी काम की नहीं होती। जब ये चलती है 15-20 दिन के लिए, जो इसकी हवाएं चलती है, जो ऑटम सीजन आता है उसके अंदर हमारी फसल होती है, चाहे फल होते हैं, चाहे और भी कई चीज़ें होती हैं, वो सारी यहाँ पे पक के एक कहते हैं ना कि तैयार हो जाती हैं। सूर्य और जो ये ऑटम सीजन है दोनों का कहीं ना कहीं तालमेल होता है। जिस तरह से सन का हम कहते हैं कि सन के बिना हमारा कोई भी चीज़ पक नहीं सकती, उसी तरह से किसी वस्तु को तैयार करने के लिए ऑटम सीजन भी क्या है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, पोइट के बारे में देखेंगे, पोएम के बारे में देखेंगे और आउटलाइन देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? बीए फाइनल में, बीए फाइनल की क्लास है ये। ठीक है, बीए पार्ट 3 और जो पेपर 1 है, पेपर 1 उसी के अंदर ये जो पोइट्री सेक्शन है हमारा, कौन सा सेक्शन है? पोइट्री का। ठीक है, पोइट्री सेक्शन के अंदर हम पढ़ रहे हैं और ये हमारे जॉन कीट्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट। पोइट का हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे। जॉन कीट्स, सबसे पहले जॉन कीट्स की जो बर्थ डेट है वो क्या है? 31 अक्टूबर 1795। 31 अक्टूबर 1795 में जॉन कीट्स की क्या होती है? बर्थ होता है। कहाँ पे होता है? मूरगेट जो कि लंदन के अंदर एक पैलेस है, वहाँ पे होता है। और इनकी जो डेथ होती है 23 फरवरी 1821 में। 23 फरवरी 1821 में ही इनकी क्या हो जाती है? डेथ। तभी मैं कहता हूँ बहुत ही कम एज में इनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। कितने वर्ष के हुए ये? 24 साल के। 24 साल के एज में ही इनकी डेथ हो गई। और हमारे अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री के अंदर सबसे कम नाम या सबसे कम एज के अंदर अगर कोई व्यक्ति फेमस होता है तो वो कौन होता है? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे वॉज एन इंग्लिश पोइट। ये एक अंग्रेजी कवि थे ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। ये एक रोमांटिक पोइट्स थे, लेकिन ये कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते थे? सेकेंड जनरेशन से।
फर्स्ट जनरेशन कौन थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया, हम उसमें नाम लेंगे वह विलियम्स वर्ड्सवर्थ का नाम ले सकते हैं, एस टी कॉलरिज का नाम ले सकते हैं, जिसने इस रोमांटिक इरा को शुरुआत की थी या इसको स्टार्ट किया था। अब ये जो व्यक्ति थे हमारे सेकेंड जनरेशन के पोइट थे, किसके, रोमांटिक पोइट के, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अलोंग विद द लॉर्ड बायरन एंड पर्सी ब्यूसी शेली, जो पीबी शेली थे वो भी इनके साथ ही थे, इन्हीं के जनरेशन के थे। इस पोएम हैड बीन इन ए पब्लिकेशन फॉर लेस देन 4 ईयर। अब इनकी जो पोएम थी उनका पब्लिकेशन था मिनिमम 4 वर्ष में, व्हेन ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 25। उनको एक बीमारी हो चुकी थी टीबी की। कब इनकी डेथ होती है, 25 की एज में, ठीक है। और इनकी जो बुक थी, his books was been publications for less than 4 year when he died। और जब इनकी डेथ हो चुकी थी उसके बाद इनकी जो पोएम्स थी, इनकी जो बुक थी वो 4 वर्ष के अंदर अंदर ही पब्लिश हो चुकी। और ये जो बुक थी लोगों को खूब पसंद आई, इनका जो काम था खूब पसंद आया। और इनकी मृत्यु के बाद इस व्यक्ति का सब पूरे अंग्रेजी साहित्य में बहुत नाम हुआ। और एक जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है वो बहुत ही भयानक बीमारी होती है। हम लोग आज के ज़माने में क्या है, हमारे पास सारी सुविधाएं, सारे इलाज हैं, सब कुछ है, हॉस्पिटल्स में फ्री में दवाइयाँ मिलती है इस ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो आज अगर आपके पास भी, हमारे गांव में आज भी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, खांसी आने के बाद भी चेकअप कराने के लिए वहाँ पे नहीं जाते, और फिर जब इनकी डेथ हो जाती है या कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो लोग कहते हैं मतलब अंधविश्वास टाइप में भी होते हैं और खांसी से उनकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसे बताने में शर्माते। तो आप भी ये विशेषकर ध्यान रखें कि आपके पास अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो उन्हें बताएं कि हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधा की है, फ्री में इनका 6 महीने का इलाज होता है। आपको घर तक दवाइयाँ देने के लिए भी जो हमारे नर्स होते हैं वो आते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं। और इसका इलाज आज के ज़माने में संभव है, उस ज़माने में ये नहीं थी। बहुत सारे बड़े बड़े राजा लोगों को ये बीमारियां हुआ करती थी, बड़े बड़े व्यक्तियों को हुआ करती थी, और उनकी डेथ क्या होती थी, हो जाती थी, ठीक है। तो उनकी डेथ हो जाती है 25 की एज में। दे वर indifferently received in the lifetime but his fame grew rapidly after his death। वो अपने जीवन में तो स्थिर नहीं थे, मतलब अपने जीवन के समय जब वो काम कर रहे थे तब इन्हें कुछ इतना कुछ महत्वपूर्ण, कहते हैं ना कि नाम वाम इनका नहीं हुआ था, लेकिन आफ्टर इनकी जब इनका जो फेम था, इनकी जो एक कहते हैं ना एक सम्मान, इनकी जो एक इज्जत थी, वो इनकी डेथ के बाद इतनी फास्टली ग्रोथ हुई, इतनी फास्टली, इतनी रैपिडली गई कि इनका नाम अंग्रेजी साहित्य के अंदर बड़े बड़े लेखकों में आने लग गया। फिर हम देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ ए सेंचुरी, ये सेंचुरी एंड होने से पहले पहले ही वॉज प्लेस्ड इन द कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इन्हें कैनन ऑफ जो इंग्लिश लिटरेचर है, अंग्रेजी साहित्य का जो कैनन है, उसमें इन्हें क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मैनी राइटर्स ऑफ द प्री रैपिडली ब्रदरहुड। जो प्री रैपिडली ब्रदरहुड था उसमें इनका भी नाम एक शामिल हो चुका था। बहुत सारे राइटर्स थे लेकिन इसमें उनका भी नाम शामिल हो गया। द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ऑफ 1888 कॉल्ड वन ऑफ द फाइनल मास्टरपीस। तब उनका एक जो एनसाइक्लोपीडिया है ब्रिटेनिका का, जो 1888 में वहाँ पे इनका एक वर्ड था, क्या नाम था, वन ऑफ द फाइनल मास्टरपीस। वो भी क्या है उस समय शामिल हुआ था, जो कि लोगों को खूब अच्छा लगा और उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ठीक है। टुडे हिज पोएम एंड लेटर रिमेन अमॉन्ग द मोस्ट पॉपुलर एंड एनालाइज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। आज के ज़माने में अगर हम इनकी पोएम्स और कुछ पत्र अगर देखते हैं तो वो क्या है, मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट एनालाइज, मतलब एक एक चीज़ों को व्यवस्थित समझाया गया। अगर कोई बात अगर किसी व्यक्ति ने लिखी है वर्तमान अंग्रेजी साहित्य के अंदर तो वो व्यक्ति कौन है, जॉन कीट्स। इसीलिए इन जॉन कीट्स को लोग विशेषकर, इसीलिए इनकी कहते हैं ना कि इनको आगे लाया गया, इनकी बातों को समझा गया कि इस व्यक्ति ने बहुत ही विशेषकर जो बड़े बड़े लेखक उस जमाने में काम नहीं कर पाए थे वो इस व्यक्ति ने बड़े ही आसानी से उस समय कर दिया था। फिर कहते हैं कि इन ए पर्टिकुलर ओड टू नाइट एंजल, इनके जो कुछ काम थे वो हम देखेंगे। कुछ ओड थी फेमस जो लोगों को बहुत पसंद आई, वो क्या थी, नोट ऑफ आइट एंगल
ode of Grecian Moon, स्लीप एंड पोइट्री एंड द सोनेट। इनका एक सोनेट था, क्या था, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर। ये इनका फर्स्ट सोनेट था ऑन फर्स्ट लुकिंग टू इनटू चैपमैन्स होमर। ठीक है, ये इनका एक सोनेट था। और ओड क्या थी, ओड टू नाइट एंजल और ओड टू ग्रेसियन मून और स्लीप एंड पोइट्री, ये इनके 3 ओड थे। और एक इनका जो सोनेट था क्या था, ऑन द फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन हाउस। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण इनका इंट्रोडक्शन है, कब जन्म होता है, कि ये व्यक्ति बहुत ही कम एज में इनका नाम हो जाता है और इनका ये जो महत्वपूर्ण काम है वो हमने देखा। और इनकी डेथ होती है ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि टू ऑटम इज एन ओड बाय इंग्लिश रोमांटिक पोइट। ये जो टू ऑटम है ये एक ओड है, किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन किट्स के द्वारा, रिटन इन 1819। 1819 में ये क्या है, ओड लिखी गई है। इट इज द लास्ट ऑफ हिज 6 ओड। ये उसकी आखिरी जो 6th ओड है वो है जो अपने अंतिम समय में इन्होंने लिखी थी, विच इंक्लूड ओड टू नाइट एंजल एंड ओड टू ग्रेसियन अर्न। ये जो ग्रेसियन अर्न और ओड टू नाइट एंजल है, इन्हीं के साथ में ये 6th इनकी जो लास्ट जो ओड कहते हैं हम, उसी के अंदर से ये एक ओड थी, क्या थी, टू ऑटम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पोएम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच आर सम ऑफ द मोस्ट स्टडी एंड सेलिब्रेटेड पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि क्या थी, अपने अंग्रेजी साहित्य के अंदर मोस्ट स्टडी, सबसे ज़्यादा पसंदीदा, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड अगर कोई पोएम कोई वो पोएम थी हमारे जॉन किट्स की, तो वो कौन सी थी, ओड टू नाइट एंजल, ग्रेसियन ऑन और टू ऑटम, और भी जो इनकी महत्वपूर्ण जो फेमस पोएम है वो थी। ठीक है, द पोएम प्रेज ऑटम डिस्क्राइबिंग इट्स एबोडेंस, हार्वेस्ट, ट्रांजिशन इनटू विंटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोइट क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेज कर रहा है किसका, ऑटम सीजन का, कि वो किस तरह से आती है, हार्वेस्ट किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, किस तरह से वो ट्रांजिशन, किस तरह से किसी के लिए कहते हैं ना कि बड़े होने में या किसी को चेंज करने में ये जो सीजन है महत्वपूर्ण योगदान रखती है, किस तरह से इनका एक फाइनेस्ट योगदान है हमारे धरती के ऊपर, लोगों के बीच में, जानवरों के बीच में, उसके बारे में हमें इस पोएम के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम कहते हैं कि एंड यूजेस इंटेंस सिंसियस इमेजनरी टू एवल्यूएट द फ्लीटिंग ब्यूटी ऑफ द मोमेंट। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे धरती के ऊपर जो ये जो नेचर है, उसके लिए भी ये जो सीजन है टू ऑटम का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर हम देखेंगे टू ऑटम इज द लास्ट मेजर वर्क दैट द किड्स कंप्लीटेड बिफोर द डेथ इन ए रूम। और ये जो टू ऑटम है, टू ऑटम जो ओड है, ये इनका आखिरी वर्क था, ये इनका आखिरी कहते हैं कि बुक थी या आखिरी पोएम थी जो कि इन्होंने कंप्लीट की थी इनके डेथ के बिफोर। कहाँ पे, रोम में थे ये, जब बीमार थे उस समय इन्होंने अपनी ये जो आखिरी पोएम थी टू ऑटम, ये लिखनी इन्होंने स्टार्ट की थी। कब, 1821 में इन्होंने कंप्लीट कर दी थी। लिखने स्टार्ट कब हुई थी, 1819 के अंदर। ठीक है, वेयर द 25 ईयर ओल्ड कम टू ट्यूबरक्लोसिस, और 25 साल की एज में इनका निधन हो चुका था। ये पोएम कहाँ पे लिखी जाती है, रोम में लिखी जाती है। पूरी कब होती है, 1821 में होती है। लिखी कब जाती है, 1819 में लिखी जाती है। और ये जो पोएम है टू ऑटम, ये इनके जीवन का आखिरी समय में लिखी गई कविता है। किस चीज में, इस पोएम के अंदर कौन सी बातें होगी, प्रेज होगा, प्रार्थना की जा रही है ऑटम से कि किस तरह से तुम जब आती हो, ये हमारे लिए हार्वेस्टिंग के लिए, जो हमारे फल है, जो हमारी खेती है, जो हमारे अनाज है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। ट्रांजिशन, बदलाव के लिए तुम्हारी ये हवा या तुम्हारा ये सीजन हमारे लिए जरूरी है। और किस तरह से जो हमारे धरती है, जो नेचर है, जो लोग हैं, उसके लिए ये जो सीजन होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अब हम देखेंगे कि इस पोएम की जो हमारी आउटलाइन है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो किस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं इस पोएम के अंदर। सबसे पहले देखेंगे आउटलाइन देखेंगे, उसमें क्या कहते हैं कि ऑटम द सीजन एसोसिएटेड विथ मिस्ट एंड जनरल सेंस ऑफ क्लैम एबुडेंस, यू आर एन इमीडिएट फ्रेंड ऑफ सन हु हीट एंड लाइट हेल्प ऑल द फ्रूट एंड वेजिटेबल
ग्रो। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये कह रहे हैं कि जो ये सूर्य है, जो कि ये जो सन है, वो क्या कर रहा है कि अपनी किरणों से, अपनी जो इसकी जो मिस्ट होती है, जो किरण होती है, उससे क्या करता है, फलों को पकाता है। उससे क्या होता है, फलों को पकाता है। किस तरह से, ये कहते हैं कि ये जो फलों को पका रहा है सन, इतना मतलब ये कहता है ना, एक उसका एक फ्रेंड है, इमीडिएट फ्रेंड है किसका, ऑटम का। कि अगर ऑटम सीजन के अंदर सन व्यवस्थित अगर वहाँ पे किरण देगा तो वहाँ के जो फल हैं, जो वहाँ की जो अनाज है, वो पक के क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। whose heat and light help all the fruit and vegetable grow। और जिसकी लाइट और जो हीट है वो इस सारे जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो जो फ्रूट हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनके ग्रो होने में ये बड़े ही योगदान रखते हैं। फिर क्या कहते हैं, यू वर्क क्लोजली विद द सन टू मेक लॉट ऑफ फ्रूट्स ग्रो इन वाइनेस दैट द वर्क ऑफ अराउंड द रूफ एंड एज ऑफ द फार्म हाउस। You work to make so much fruit grow that the way down the branches of mosey apples trees that grow outside the farmhouse। यहाँ पे क्या बातें बोल रही है कि जिस तरह से जो हमारे बेलें हैं, जो अंगूर हैं, स्वादिष्ट फल हैं, जो अच्छे अच्छे जो फ्रूट्स हैं, जो वाइन्स का मतलब क्या होता है, अंगूर, क्योंकि हमारे जो अंगूर होते हैं उनसे ही हमारी जो वाइन्स होती हैं वो बनती हैं। वाइन्स को हम क्या कहेंगे, अंगूर कहेंगे। अंगूर की जो बेलें हैं, जो अंगूर, जो ये सारी जो फल हैं, जैसे एप्पल्स हैं, तो ये सारे जो ट्री हैं, ये आपके ही जो, ये कहते हैं ना कि एक पतझड़ के सीजन के अंदर ये जो एक सूर्य होता है, ये एक वरदान की तरह होता है कि बिना इसके जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो नहीं पक सकते। इसकी जो हीट होती है, जो इसकी जो कहते हैं ना कि इसकी जो एकदम 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 कहना एकदम खूबसूरत सी जो एक जो रोशनी आती है, उससे जो ये फल होते हैं ये पूरी तरह से पक्के तैयार हो जाते हैं। और इसके अंदर ऑटोमेटिक ही जो रस होता है, जो मीठा मीठा जो रस होता है, जो फूलों के अंदर या जो फलों के अंदर, वो एकदम तैयार होके वहाँ पे लग जाता है। फिर हम क्या कहेंगे कि टुगेदर यू एंड द सन मेक एवरी फ्रूट कम्प्लीटली राइट। कि तू ऑटम और तू जो ये सन है, ये दोनों ही साथ में मिलकर हर किसी फ्रूट को क्या करते हैं, पूरा तैयार कर देते हैं। यू मेक ग्राउंड स्मेल एंड हेजल सेल्स ग्रो फैट विद द स्वीट इन नट इनसाइड। और ये ही जो ऑटम है, जो ये ऑटम सीजन है और जो ये सन है, दोनों ही मिलके हर फ्रूट के अंदर जो हेजल सेल है, जो उनका जो सेल है, उसके अंदर जो स्वीट नट है, जो स्वीट रस है, वो ऑटोमेटिक ही भर देते हो। यू मेक द फ्लावर ग्रो न्यू बर्ड्स। और तुम ही लोग हो जो क्या करते हो, जो नट्स, जो फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो कलियां होती है, उसको खिलाने का काम करते हो। एंड कीप ग्रोइंग मोर। और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खिलने का योगदान करते हो। व्हेन दिस द बर्ड्स ब्लूम वी गैदर द फ्लावर पोलन। और जब ये जो फूल, जो ये बर्ड्स हैं, जो कलियां हैं, खिल जाती हैं, तो वहाँ पे जो बीज हैं, जो मक्खियाँ हैं, वो आती हैं और वो उसका रस लेने का काम करती हैं। दोस्त द बी थिंग योर वार्म विद द लास्ट फॉर एवर बिकॉज द समर ब्रॉट सो मेनी फ्लावर्स एंड सो मच पोलन दैट द बीव्स आर नाउ ओवरफ्लोइंग विथ हनी। और ये जो कहते हैं ना कि जो वो मधुमक्खी होती है, उनके जो चज्जे होते हैं, उस चज्जों के अंदर कहते हैं ना कि एकत्र जो भंडार किया जाता है, जो मतलब रस का जो भंडार होता है चज्जों के अंदर, क्या होता है, जैसे कि ये मधुमक्खी का छज्जा है, उसके अंदर जैसे ये जो छेद होते हैं, उसके अंदर जो रस भरा जाता है, ये सारा इनका योगदान भी तुम सन और जो ये ऑटम सीजन है, इन दोनों का महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर तुम दोनों अगर नहीं आती, अगर तुम दोनों ये जो काल है, इसमें अगर ये कहते हैं ना कि ये जो सन है अगर नहीं आता, ये रोशनी नहीं होती, तो फूल नहीं खिलते, और फूल नहीं खिलते तो ये चज्जे नहीं भरते। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो सन और जो ऑटम सीजन है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है समर सीजन। और ये जो बीज होती है, जो मक्खियाँ होती हैं, ये कहती हैं कि जो ये समर है, ये कभी ना पूरा होना चाहिए। इनको विश्वास होता है कि जो सन है कभी भी पूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें पूरे जीवन भर, पूरे साल इन्हें यूं ही रस मिलता जाए, और वो इस तरह क्या करता रहे, एकत्र करते रहे। और ये मक्खियों को भी विश्वास हो जाता है कि जो ग्रीष्म है, जो सन है, जो समर सीजन है, ये कभी भी पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो ऑटम सीजन है, और ये ऑटम सीजन के अंदर जो सन की जो हीट है, ये बड़े ही महत्वपूर्ण
हो जाती है हमारे फलों के लिए, फूलों के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए बड़ा ही इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर हम देखते हैं कि एनी पर्सन हु फाइंड देमसेल्फ वंडरिंग अबाउट इट लाइकली फाइंड यू सिटिंग लेजी ऑन द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोर। यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलता है कि जब पतझड़ होता है, जब सीजन आता है, जब ऑटम सीजन आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो अन्नागार होते हैं, जो हमारे जो अन्न के जो भंडार होते हैं, जो खेती की होती है, गेहूं की खेती होती है, तो वो सारे जैसे ऐसे भरे हुए होते हैं और सारे जैसे फर्श पे बैठे हैं, जैसे सारे भरे हुए हैं एकदम, ठीक है। बस अभी उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक पतझड़ के सीजन की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी हीट की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो एकदम से पूरी तरह से काटने के लिए तैयार हो जाए। तो एक कहते हैं ना कि तुम्हारे आने से पहले किस तरह से जैसे एक अन्न का जो भंडार है वो फर्श पे बैठा हुआ है, और जो एक कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए जो वो एक जो मदिरा, जैसे कि जो एक कोई शराब बनाता है, वो भी क्या होता है, सोया हुआ होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब सीजन आएगी, फल काटे जाएंगे, उसके बाद ही वो जो मदिरा है या जो शराब है वो बनाई जाएगी, और लोगों को खाने के लिए जो गेहूं है, अलग अलग जो हमारे वीट्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग जो फल होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार देखने को मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि हेयर लिफ्टेड बाय द लाइट वाइंड द सेपरेट स्ट्रैंड ऑफ द हेयर इन द सेम वे हार्वेस्ट माइट सेपरेटेड द कंपोनेंट ऑफ ग्रेन ऑफ व्हीट, एनीवन माइट आल्सो फाइंड यू एस्लीप इन द फील्ड। और कुछ लोग क्या होते हैं कि उसी तरह से ये कहते हैं कि अन्न काटने के लिए जो किसान है, जिस तरह से दोपहर में सोता है, जिस तरह से दोपहर में वो नींदों में एकदम मस्त होता है, उसी तरह से जो ये हार्वेस्टेड है वो ऑटोमेटिकली मस्त होके सो रहा है कि जब ऑटम सीजन आएगा वो ऑटोमेटिक ही अपना काम कर जाएगा, वो ऑटोमेटिक ही हमारे इस फल को क्या है, हमारे गेहूं को क्या है, पका के चला जाएगा। तो वो अपनी गहरी नींद में मस्त होके, और फिर देखते हैं कि किस तरह से कि जो किसान है वो दोपहर के समय सो रहे हैं आराम से, ठीक है, कि जो ये ऑटम सीजन है वो क्या कर रहा है, इस फसल को ऑटोमेटिक ही पका रहा है, उसका वजन कम कर रहा है, और एक लेबर का काम यहाँ पे जो ऑटम सीजन है वो यहाँ पे करता हुआ हमें नज़र आता है। और जो ये फ्रूट है, जो लीव्स हैं, उसकी जो पत्तियाँ हैं वो एकदम से पक के तैयार हो जाती हैं, और जो बीज हैं, जो मक्खियाँ हैं, जो मधुमक्खी हैं, वो क्या कर रही है यहाँ पे, उन जो बर्ड्स हैं, जो फसल के जो कहते हैं कि यहाँ पे द ट्विस्टेड फ्लावर वुड बी सेव फ्रॉम द कट्स समटाइम यू आर लाइक टू एग्रीकल्चर ब्रोअर हु पिक्स लूजिंग कटिंग फ्रॉम द फील्ड आफ्टर द हार्वेस्ट, और जो कि उसका जो वजन होता है वो कम कर देती है कौन, ऑटम सीजन। तो एक लेबर का काम भी यहाँ पे जो ऑटम सीजन है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर लाइक द लेबर हु वॉज ऑब्सरेंट यू वॉच द स्ट्रीम विथ योर फुल हैवी हेड ऑफ फ्रूट एंड लीव्स, over times you patently watch the machine that juice apple from cedar, noting how the juice and pulps slowly ooze out the machine over the course of many hours। और यहाँ पे हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है, जब ऑटम सीजन चली आती है और जब ये एकदम से फल जो एप्पल्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, तो आसानी से जो मशीन्स हैं, जब वहाँ पे जो रस निकालने की जो मशीन होती है उसमें बड़े आसानी के साथ जो फसल में से, जो फलों में से जो रस होता है वो टपक कर एक जगह आ जाता है, क्योंकि जो ऑटम सीजन है वो यहाँ पे हर वे में, हर वस्तु में जिस तरह से यहाँ पे काम करती हुई हमें नज़र आती हैं, तो इसी तरह से माना जाता है कि जो ऑटम सीजन है सन के साथ दोनों एक साथ मिलकर बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान लोगों के जीवन में रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वेयर इज़ द म्यूज़िक, कुछ म्यूज़िक भी हमें देखने को मिलेगा। म्यूज़िक का काम भी हमारे ऑटम सीजन यहाँ पे कर रहा है। किस तरह से कर रहा है हम यहाँ पे देखेंगे कि आई रिपीट वेयर इट इज़, डोंट थिंक अबाउट द स्प्रिंग एंड टाइपिकल म्यूजिक। यहाँ पे हमें किसी भी टाइपिकल म्यूजिक के बारे में नहीं सोचना है कि यहाँ पे क्या है, द बैकग्राउंड फॉर योर म्यूजिक सीन विच इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे जो म्यूजिक का जो बैकग्राउंड है बड़ा ही खूबसूरत है कि यहाँ पे क्या है, शैडो क्लाउड्स एक्सपेंड इन द इवनिंग स्काई। शाम के समय में क्या है, जो शैडो क्लाउड्स हैं वो यहाँ पे हर जगह आसमान में आ जाते हैं। फिल्टर द सन लाइट, अब क्या हो रही है, जो सन है
वो यहाँ पे आ रही है शाम का समय, जब सन सेट होने को है, धीरे धीरे सन नीचे जा रहा है और उसकी जो रोशनी उसके अंदर जब बादलों में जा रही है तो एक फिल्टर हो रही है, एक फिल्टर आ रहा है, उसके अंदर से रोशनी गुजर रही है और पूरा जो आसमान है, जो स्काई है, वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो जिस तरह से हम देखते हैं ना कि शादी ब्याह में हम जैसे स्टेज क्रिएट करते हैं और फिर वहाँ पे फिर जैसे अलग अलग म्यूजिक लगाए जाते हैं, उसी तरह से ये ऑटम सीजन के अंदर पूरा जो स्काई है एकदम पिंक हो जाता है और पूरी जो धरती है मानो ऐसा लगता है कि एक स्टेज का काम कर रही है और वहाँ पे जो अलग अलग जो बर्ड्स हैं, अलग अलग जो मच्छर हैं, छोटे छोटे जो जेंट्स हैं, स्पेक्ट्रल है, जो हवाएं हैं, वो अलग अलग म्यूजिक का काम यहाँ पे कर रही है। फिर हम देखेंगे योर म्यूजिक इंक्लूड गेट्स विच हम मोनली अमॉन्ग द विलो दैट द ग्रोथ along the river bank and which rise fall according to the strength of the wind। जो रिवर बैंक के जो नदियों के किनारे हैं, जो फल हैं, अलग अलग जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसके अंदर से जब हवाएं गुजर रही हैं, पत्तियों से अलग अलग ध्वनियाँ निकल रही है अकॉर्डिंग टू उसके जो वेग है, जो हवाओं का जो वेग होता है, जो प्रेशर होता है, उससे जो वो गुजर रही है पत्तियों के बीच में, तो एक अलग अलग सा साउंड वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा ही माहौल, एक खूबसूरत सा माहौल यहाँ पे ऑटम सीजन में क्रिएट होता है। वहाँ पे जो छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं, छोटे छोटे जो स्पेक्ट्रल्स हैं, जो गेंड्स हैं, छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं, वो वहाँ पे उनकी जो छोटी छोटी जो ध्वनि सी आवाज़ें आ रही है, तो वो उसके साथ मिलकर एक सुंदर सा म्यूजिक इस धरती के ऊपर ऑटम सीजन में इवनिंग के समय कर रहे हैं। तो एक खूबसूरत सा माहौल यहाँ पे जो किड्स हैं वो कह रहे हैं कि खूबसूरत सा माहौल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि and which rise and fall according to the strength of wind, it include mature fully grown lamb that make their bow sound from the fans of their hilly anchors, it include the cricket singing buses and red bistel। यहाँ पे जो लाल पक्षी होते हैं, जो क्रिकेट्स होते हैं, उनकी जो क्रिक जो आवाज़ आती है, उससे एक सुंदर सा जो शाम का जो माहौल है वो यहाँ पे बन जाता है। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से जो हमारा ऑटम सीजन है वो क्या होता है। सबसे पहले जब सन के साथ उसकी जो मित्रता होती है, उसके साथ जब वो आता है, मिलता है, तो वो क्या करता है, जितने भी फार्म हाउस हैं, जो खेत हैं किसानों के, उसमें जो अलग अलग से अनाज के जो खेत हैं, जो फलों के हैं, जो अलग अलग फ्रूट्स हैं, जो अलग अलग जो अंगूरों की बेलियां हैं, उसके अंदर वो पकाने का काम करती हैं। किस तरह से उसके अंदर वो रस बनने का काम कर रही है, किस तरह से जो मधुमक्खियाँ होती है, जो बीज होती है, उसके जो जब वो रस वहाँ से लेके जा रही है, किस तरह से मधुमक्खी के छज्जों के अंदर जो रस का काम कर रही है। तो एक अलग सा ही एक कहते हैं ना कि एक ऑटम सीजन एक सब लोगों के लिए, चाहे जानवर हो, चाहे किसान हो, चाहे अलग अलग जो लोग हैं जिनके जीवन के अंदर ये जो ऑटम सीजन एक खुशनुमा सा एक हैप्पीनेस का काम यहाँ पे कर रही है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से एक फ्लोर क्रिएट हो रहा है शाम का समय, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से एक मजदूर का काम कर रही है हमारे ऑटम सीजन, कि जब फसल काट दी जाती है, फसल वहीं खेतों में पड़ी रहती है, तो उसका वेट ऑटोमेटिक ही उस हवा से, उस सन से क्या होता है, कम हो जाता है, पत्तियां सूख जाती है। तो एक किसान को उठाने में वो क्या कहती है, मदद करती है, एक हेल्प मिलती है। तो एक कहते हैं ना, एक लेबरर का काम भी यहाँ पे ऑटम कर रही है। और किस तरह से जो ये अलग अलग जो एग्रीकल्चर के अंदर जो अलग अलग जो ब्लोवर्स हैं, जो कहते हैं ना कि एक अलग अलग सी जो एक चीज़ें हैं, कि जब ये फल पूरी तरह से पक्के तैयार हो जाते हैं और एक छोटी सी एक हवा की ज़रूरत होती है, सन की ज़रूरत होती है, तब जो हमारे किसान हैं वो दोपहर में जाके आराम से नींद ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो काम है पकाने का, वो कौन कर रही होती है, उस समय ऑटम कर रही होती है। और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से शाम का मौसम होता है, उस समय एक जब इसकी जो सन होती है, बादल आते हैं, पिंक सा फ्लोर बनता है, और जो छोटे छोटे जो मच्छर हैं, पक्षी हैं, अलग अलग सी हवाएं जब पत्तियों से गुजर रही है, तो एक म्यूजिक का काम कर रही है। तो ये पूरा सा जो ऑटम सीजन है, उस समय जब शाम से लेके जब सुबह तक का जो पूरा एक टाइम पीरियड होता है, उसमें अलग अलग योगदान हमारे ऑटम सीजन का बड़ा ही खुशनुमा रहता है। इसीलिए कहते हैं कि पूरी सीजन के अंदर जब स्प्रिंग सीजन आती है, तो विशेषकर हर वस्तु क्या होती है, तैयार होती है। हर वस्तुओं के लिए ये जो स्प्रिंग सीजन होती है 10-15 दिन की, बड़ी ही महत्वपूर्ण योगदान का काम करती है।
तो इसलिए जॉन कीट्स ये कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर भी उन्होंने कहा कि किस तरह से हमारे जीवन में जब कुछ खुशनुमा सा माहौल आता है और किस तरह से जीवन में हम जब खुश रहते हैं तो हमारे हर तरफ हमारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होती हैं। और जब हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ये खुद टीबी से शिकार हो चुके थे, और जब हमारे परेशानियां आने लग जाती है तो वो हर जगह ही परेशानी हमें देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि राइट एंड नोट्स टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। आपको एक खूबसूरत सा नोट लिखना है कि किस तरह से जो हमारे जॉन कीट्स हैं यहाँ पे ऑटम सीजन की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा करें, किस तरह से ऑटम सीजन के बारे में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आप भी और भी कुछ बातें ऑटम सीजन के बारे में जानते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो एक ये खूबसूरत सी पोएम थी बाय जॉन कीट्स जो आपको पसंद आई होगी, आई होप कि, ठीक है। इसी तरह से मैं आपके सामने एक और पोएम लेके आऊँगा एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप और पढ़िएगा, हमारी और भी जो पुरानी पोएम है वो रिकॉर्डेड है वहाँ पे। इस तरह से एक एक करके हम आपका यहाँ पे पूरा कोर्स करवाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।